Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation. Topic is Instrument Transformer. लास्ट वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे। उसका कुछ टॉपिक हम कवर नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक हम कवर करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का टॉपिक थ्योरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का यूज हायर रेंज के करंट को मेजर करने के लिए होता है। हम करंट ट्रांसफार्मर की हेल्प से हाई रेंज के करंट को कम रेंज के करंट में स्टेप डाउन करते हैं, फिर उसके साथ अमीटर को कनेक्ट करते हैं। देन अमीटर करंट की रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है। इसी टॉपिक को हम डिटेल में हम आज स्टडी करेंगे। करंट ट्रांसफार्मर, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दिस इज द प्राइमरी साइड एंड दिस इज द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। In primary side, primary winding of transformer have internal resistance and inductance. Resistance is represented by Rp, inductance represented by Xp, and core resistance represented by Rc. Core inductance represented by Xm, and Rs denote the resistance of secondary winding. Xs denote the reactance of secondary winding, and Re represent the resistance of instrument. Xe reactance of instrument. Vs secondary side voltage. Es secondary side induced EMF. Ep primary side induced EMF. Flux phi, this is the common flux which is flow in the both of winding, primary and secondary. All of you was study this topic in basic electrical and electronics subject. आपने यह टॉपिक ट्रांसफार्मर BEEE सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है। उसी के हेल्प से हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की स्टडी करेंगे।
थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। Vp प्राइमरी साइड वोल्टेज, जब हम प्राइमरी साइड में AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वहाँ एक करंट फ्लो होता है IP। वह IP बाइंडिंग के रेजिस्टेंस, बाइंडिंग के रिएक्टेंस से फ्लो होते हुए उससे एक फ्लक्स बनता है फाई। वह फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को लिंक करता है। अब ट्रांसफार्मर में कोर लॉस होते हैं। कोर लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आपको RC मतलब रेजिस्टेंस, कोर रेजिस्टेंस, XM मीन्स कोर रिएक्टेंस, यह होते हैं। यह आपको कोर लॉस, इसमें आपका हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस आता है। हिस्टैरिसीस लॉस को हम रेजिस्टेंस के थ्रू डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के थ्रू हम हिस्टैरिसीस लॉस को बताते हैं। और XM के थ्रू हम एडी करंट लॉस को हम डिनोट करते हैं। फिर यह सेकेंडरी वाइंडिंग, जब ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में यह सेकेंडरी रेजिस्टेंस RS, XS के थ्रू अमीटर बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, जो इंडक्टेंस होता है, उसके थ्रू करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम फेजर डायग्राम की स्टडी करेंगे। फेजर डायग्राम कैसे वर्क करता है। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं और फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम को हम वेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं। फेजर डायग्राम का मीन्स a diagram which explain the phase difference of various electrical quantities, जो किसी मशीन में अवेलेबल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा, इन सभी के बीच में फेज डिफरेंस को बताते हैं। फेज डिफरेंस की इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाते हैं। उस डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे जब भी कोई भी फेजर डायग्राम हम बनाते हैं तो उस फेजर डायग्राम में हमें कोई भी एक क्वांटिटी को रेफरेंस लेना पड़ता है। सपोज हम वोल्टेज को भी रेफरेंस ले सकते हैं, करंट को भी रेफरेंस ले सकते हैं, फ्लक्स को भी रेफरेंस ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, फ्लक्स इज द कॉमन फॉर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, so we considered flux as the reference quantity for making the phasor diagram। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम फ्लक्स को रेफरेंस क्वांटिटी के फॉर्म में यूज करते हैं। अब आप देखिए, फ्लक्स लिया हमने फाई। अब हमें पता है कि फ्लक्स, यहाँ पे आपको ये ईपी मतलब प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड वोल्टेज ईपी दिख रहा है। यहाँ पर आईएम मैग्नेटाइजिंग करंट दिख रहा है आपको, और यहाँ एक फ्लक्स है। तो इंडक्टर के केस में, यहाँ थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ इंडक्टर, करंट इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज विथ
90 डिग्री। इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग पे होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड वोल्टेज EP और मैग्नेटाइजिंग करंट IM दोनों के बीच 90 डिग्री का एक फेज डिफरेंस है। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी साइड के वोल्टेज और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। यहाँ से सीधे 180 का फेज डिफरेंस आएगा इन दो के बीच में। EP प्राइमरी साइड का वोल्टेज, ES सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। फिर अब IM मैग्नेटाइजिंग होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट की हेल्प से ही फ्लक्स फ्लो होता है, ये हमें पता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो यहाँ से IM मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स की डायरेक्शन में है और IC का मतलब है करंट विच प्रोड्यूस दी लॉसेस। जो करंट लॉस प्रोड्यूस करता है उसे हम IC बोलते हैं। अब लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लॉसेस ऑलवेज बी कंसीडर्ड इन रेजिस्टेंस फॉर्म और रेजिस्टिव फॉर्म। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी लॉसेस हैं उनको हम रेजिस्टिव फॉर्म में कंसीडर करते हैं। एंड प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज दैट the phase of current and voltage is same in case of resistance। अगर कहीं पर रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है या रेजिस्टिव लॉसेस हो रहे हैं तो वहाँ पर करंट का फेज वोल्टेज के फेज के साथ होता है। तो यहाँ आप देखिए EP एंड IC दोनों का फेज सेम है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी साइड के करंट की। तो सेकेंडरी साइड के करंट में IS, सेकेंडरी साइड का करंट कैसे फ्लो हुआ? सेकेंडरी साइड का करंट फ्लो हुआ थ्रू दी अमीटर, क्योंकि अगर सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल बी ओपन देन देयर इज नो करंट। अगर ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग को हम ओपन रखेंगे तो वहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एंड हमें करंट मेजरमेंट करना है तो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में हमें अमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। और अमीटर में एक कॉइल होती है और कॉइल हैव द इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजिस्टिव इफेक्ट बोथ। कॉइल में इंडक्टिव और रेजिस्टिव दोनों इफेक्ट होते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट इंड्यूस्ड EMF के वोल्टेज से कुछ पीछे होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री पीछे नहीं होगा, क्योंकि यह एग्जैक्ट इंडक्टिव कॉइल नहीं है, यह इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव कॉइल होती है। तो कुछ एंगल से करंट पीछे होता है। करंट यहाँ पे कुछ एंगल से पीछे है। और जब ये लॉस आएंगे सेकेंडरी वाइंडिंग पर, कुछ ना कुछ लॉसेस तो आएंगे। आइडियल ना तो ट्रांसफार्मर होता है और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट आइडियल होता है, तो कुछ लॉसेस आएंगे। अब उस लॉस को काउंट करने के लिए करंट के फेज में, इस करंट के फेज में मतलब इस करंट से पैरेलल एक लाइन यहाँ पर आएगी जो रेजिस्टिव लॉस को डिनोट करेगा या रेजिस्टिव लॉस को शो करेगा। तो यहाँ से आप IS इंटू RS, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंटू सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट, IS इंटू RS का प्रोडक्ट आपको रेजिस्टिव लॉस शो करेगा। फिर पावर ट्रायंगल की हेल्प से जहाँ रेजिस्टिव लॉस होता है वहाँ से 90 डिग्री पर आपको रिएक्टिव लॉस मिलता है या रिएक्टिव पावर कंजम्पशंस मिलते हैं। तो ये आपके आते हैं IS
इंटू एक्सेस, सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस। तो इस तरीके से आपको, और जब हम यहाँ से यहाँ एक लाइन ऐड कर देंगे तो ये आपको इम्पीडेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्योर रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिव इफेक्ट प्लस कैपेसिटिव इफेक्ट, एंड इम्पीडेंस का मतलब होता है रेजिस्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड कैपेसिटिव इफेक्ट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो अब यहाँ से करंट IS सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट के जस्ट अपोजिट एक करंट फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग करंट, N इंटू IS। N यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब N2 अपॉन N1, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ से आपको मिल जाता है IS डैश, मतलब यहाँ IS करंट और ये IS करंट का जस्ट अपोजिट, तो इसको अपन N इंटू IS बोलते हैं। अब ये वाला करंट जो सेकेंडरी वाइंडिंग से कंपेंसेटिंग करंट बन के आया, और ये वाला करंट जो प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट फ्लो हो रहा है I नॉट करंट इज द वेक्टर समेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर करंट IC। तो दोनों करंट को मिला के आपके पास I नॉट आता है। अब I नॉट और I2 के कंपेंसेटिंग करंट की हेल्प से, दोनों के वेक्टर समेशन से आपको एक करंट मिलता है IP, जिसे हम बोलते हैं करंट ऑफ प्राइमरी साइड, प्राइमरी वाइंडिंग करंट IP। I नॉट भी प्राइमरी वाइंडिंग करंट होता है, बट यह करंट एट नो लोड। जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग पर अमीटर कनेक्ट नहीं है, उस समय का जो करंट होता है उसे हम बोलते हैं I नॉट। और रेस्ट आपका, जब हम I नॉट और NIS का वेक्टर समेशन कर देते हैं तो आपको मिल जाता है IP। अब यहाँ से आपके पास कुछ एंगल हैं, जो एंगल आपको आगे फॉर्मूलों में काम आएंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी साइड के इंड्यूस्ड वोल्टेज V मतलब EP और करंट NIS के बीच में जो एंगल है उसको हमने डेल से डिनोट किया है। यह आप नोट कर लें कि कौन से एंगल कहाँ से हमने लिए हैं, और जितना एंगल यहाँ पर होगा डेल, वही एंगल यहाँ पर होगा डेल। अब करंट, कंपेंसेटिंग करंट और प्राइमरी करंट के बीच के एंगल को हमें थीटा से डिनोट किया है। मैग्नेटाइजिंग करंट और नो लोड करंट को अल्फा से डिनोट किया हुआ है। IS सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी वोल्टेज, इसके बीच के फेज एंगल को हमने बीटा से डिनोट किया हुआ है। अब यह आप नोट कर लें, जो आगे हेल्प करेंगे। VP प्राइमरी साइड या प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज, EP प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड वोल्टेज, VS सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, ES सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड वोल्टेज, IP प्राइमरी करंट, IS सेकेंडरी करंट, I नॉट नो लोड करंट, इसको I0 भी बोलते हैं, I नॉट भी बोलते हैं। IC कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, या कोर करंट भी बोल देते हैं, या कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं। IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, RP रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, XP रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, RS रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, XS रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, RC
imaginary resistance representing core loss. Xm, magnetizing reactance. Re, resistance of external load. Xe, reactance of external load. Np, primary binding number of turns. Ns, secondary winding number of turns. N, turn ratio Ns upon Np. Phi, working flux of Ct. Theta, phase angle of Ct. Del, phase angle between secondary winding induced voltage and secondary winding current. Phase angle of total burden including secondary winding. Beta, phase angle of secondary load burden circuit only. Alpha, phase angle between no load current I naught and flux phi, flux psi. अब यहाँ पर जो फेजर डायग्राम पढ़ा था हमने, उसका हमने अपर पोर्शन कंसीडर किया और उसमें से केवल 8 ट्रायंगल एडिशनल ऐड किया हमने। 8 ट्रायंगल ऐड करने से हमें सीटी की करंट ट्रांसफार्मर की कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। तो आप देखिए यहाँ से कि यह लाइन हमने करंट आई नॉट के जस्ट पैरेलल ली और यहाँ से 90 डिग्री पर एक लाइन खींची और इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए ले गए हम, तो आपको पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। उस राइट एंगल ट्रायंगल में यह एंगल, इस एंगल की वैल्यू होती है 90 माइनस डेल माइनस अल्फा। यह एंगल आपको याद रखना है, यह एंगल आपका हुआ 90 माइनस डेल माइनस अल्फा। वही सेम एंगल आपका ये वाला होगा जो यहाँ पर है 90 माइनस डेल माइनस अल्फा। From the right angle triangle PQR we get PR equal I naught, PQ I naught cos 90 माइनस डेल माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम cos 90 माइनस थीटा जब वाला जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको I नॉट साइन डेल प्लस अल्फा मिल जाएगा। नेक्स्ट QR I नॉट साइन 90 माइनस डेल माइनस अल्फा। यहाँ से हम साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से आपको I नॉट कॉस डेल प्लस अल्फा मिल जाएगा। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर इक्वल टू OP प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर और IP स्क्वायर इक्वल NIS प्लस I नॉट साइन डेल प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर प्लस I नॉट कॉस डेल प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने OR, OP, PQ, QR इनकी जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है सिंपली। इसके बाद नेक्स्ट हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको IP की वैल्यू रूट ऑफ n स्क्वायर IS स्क्वायर प्लस 2n IS I नॉट साइन
डेल प्लस अल्फ़ा प्लस आई नॉट स्क्वायर यह मिल जाएगा। इन अ वेल डिजाइंड CT द नो लोड करंट I नॉट इज मच लेस एज कंपेयर टू दी प्राइमरी करंट IP। हमें पता है कि प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो होगा उसके कंपेरिजन में बहुत कम करंट ही सेकेंडरी साइड पे फ्लो होगा। रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी करंट which is nominally equal to primary current NIS। यह आपको ट्रांसफॉर्मर रेशियो के फॉर्मूले मिल जाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे आपने। डेट इज I नॉट लेस देन NIS। तो यहाँ से आपको इक्वेशंस सॉल्व करने के बाद IP इक्वल टू NIS प्लस I नॉट साइन डेल प्लस अल्फा ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएगी। CT करंट ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैन नाउ बी एक्सप्रेस्ड एज, तो रेशियो आपको मिल जाएगा यहाँ से IP अपॉन IS, प्राइमरी साइड करंट अपॉन सेकेंडरी साइड करंट। प्राइमरी साइड करंट की वैल्यू NIS प्लस I नॉट साइन डेल प्लस अल्फा अपॉन IS। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, N प्लस I नॉट अपॉन IS साइन डेल प्लस अल्फा। फेज एंगल ऑफ CT, द सेकेंडरी करंट ऑफ CT इज ऑलमोस्ट 180 आउट ऑफ फेज फ्रॉम द प्राइमरी करंट। फेजर डायग्राम में हम देख चुके हैं कि करंट ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट प्राइमरी वाइंडिंग के करंट से 180 फेज आउट होता है, 180 से होता है। इफ द एंगल वॉज एग्जैक्टली 180 देन देयर वुड हैव बीन नो फेज एंगल एरर इंट्रोड्यूस्ड इन द CT when it is to be used along with wattmeter for power measurement। अगर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के करंट में एग्जैक्ट 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तब वहाँ पर पावर लॉसेस कम होते हैं। वाटमीटर यूज करेंगे अगर हम, अमीटर यूज करेंगे अगर हम, तो वहाँ पर लॉसेस कम आएंगे। In reality, however, due to presence of the parallel circuit branches, namely the magnetizing and the core loss branches, the phase angle difference is usually less than 180। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में कुछ लॉसेस होने की वजह से उनके बीच का फेज एंगल एग्जैक्ट 180 नहीं होता, वह 180 से कुछ कम होता है। Error introduced by current transformer, when used for current measurement, the only essential requirement of CT is that its secondary current should be a predefined fraction of primary current to be measured। यह हमें पता होता है कि सेकेंडरी करंट जो हम मेजर करने वाले हैं वह प्राइमरी करंट का कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। वह पार्ट भी कितना रेशियो में है वह हमें उसके नंबर ऑफ टर्न्स की हेल्प से मिल जाते हैं। दिस रेशियो शुड रिमेन कांस्टेंट ओवर द एंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट सच दैट नो एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द मेजरमेंट। इट इज क्लियर that the transformation ratio R of the current transformer differ from the turn ratio N। This difference is not constant but depend on the magnitude of magnetizing and loss component of
no load current, and also on the secondary winding load current and its phase angle. The secondary winding current thus is never a constant fraction of the primary winding current under all conditions of load and of frequency. This introduces considerable amount of error in current measurement. Ratio error is defined as percentage ratio error is nominal ratio minus actual ratio upon actual ratio into 100. It gives the percentage ratio error. Kn minus R upon R into 100, where nominal ratio is rated primary winding current upon rated secondary winding current. Error in phase angle error. So phase angle error in phase angle is given the following equations: theta equal 180 upon pi in bracket Im cos del minus Ic sin del upon Nis. In practice, the CT burden is largely resistive with a small value of inductance. Thus, the secondary phase angle del is positive and generally small. Thus, sin del equal to 0 and cos del equal to 1. Therefore, equation can be approximated as theta equal to 180 upon pi into Im upon Nis degree. This reading is in degree. Thank you for watching this video.